अहमियत। अखिलेश सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी दे दी वही एक दिन उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। जब राहुल ने कहा पैसे बचा लो नहीं तो बुढ़ापे में घर से बाहर कर दूंगा, तो दिनेश सिंह के दिल में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उन्होंने कारण पूछा। शायद कोई मजाक हो, लेकिन राहुल के शब्द मजाक नहीं थे। उसने अपने पिता को वही सच्चाई याद दिला दी जिसे दिनेश अपने जमीर में दबाए बैठा था। सच इतना कड़वा था कि उसे सुनते ही दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी है दिल्ली शहर के मनोहर नगर की, जहां एक परिवार रहता था। माँ बाप, उनका बेटा, बहू और एक छोटा सा पोता। इस घर में सब कुछ था। छत, रिश्ते, नाम और पहचान। बस नहीं था तो शांति और सुकून। आधे से ज्यादा समय घर के भीतर हल्ला, छींटाकाशी और तकरार गूंजती रहती थी। आखिर ऐसा क्यों था कि एक पूरा परिवार होते हुए भी इस घर में कोई खुश नहीं था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। रागिनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, मेरी कॉफी कहाँ है? आपको पता है ना, सुबह उठते ही मुझे कॉफी चाहिए। आपकी आदत हो गई है, जब तक मैं ना बोलूं आप मुझे कॉफी नहीं देती हैं। अब मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, आगे से जैसे ही मैं उठूं कॉफी मेरे हाथ में होनी चाहिए। शांति जी घबरा कर तुरंत किचन की ओर दौड़ी और पल भर में बहू के लिए कॉफी लेकर आई और नरमी से बोली, बहू, कॉफी तो बन ही रही थी, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें दे दूं। रागिनी तुनक कर बोली, आपको तो बस बहाने बनाने की आदत है माँ जी। शांति जी उदास हो गईं। रागिनी ने कहा, आप जाइए, अपना काम करिए। इतना कहकर रागिनी ने कॉफी ली और पीने लगी और शांति जी उदास चेहरे के साथ वापस किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। घर की माँ होकर भी काम उनका नौकरों जैसा था। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी दादी, मेरा लंच बॉक्स दे दो ना, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। शांति जी ने बिना कुछ कहे तुरंत अपने पोते का लंच बॉक्स और पानी की बोतल उठाई, उसे प्यार से बस में बैठाया और तब तक हाथ हिलाती रही जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उधर रागिनी ड्राइंग रूम में आराम से बैठी टीवी देख रही थी। ना उसने अपने बेटे का टिफिन बनाया, ना उसे स्कूल बस तक छोड़ने गई। घर का सारा काम शांति जी ही कर रही थी। करीब 1 घंटे बाद दिनेश अपने कमरे से ऑफिस बैग लेकर निकला और बोला, माँ, जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शांति जी ने फौरन नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया, दिनेश को प्लेट पर परोस कर दी और रागिनी को भी नाश्ता दिया। दिनेश चुपचाप नाश्ता करने लगा, लेकिन रागिनी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, चेहरा बनाते हुए बोली, माँ जी, कम से कम मेरे फिगर का तो ध्यान रखा कीजिए। मैं इतना जिम करती हूँ, इतना डाइट प्लान फॉलो करती हूँ और आप इतना ऑयली खाना बना देती हैं। मेरा सारा डाइट प्लान खराब हो जाता है। फिर ताने के साथ बोली, फ्री का खाती हैं, फ्री का सब मिलता है, इसलिए जितना मन करे उतना तेल डाल देती हैं। शांति जी यह सुनकर बेटे की तरफ देखने लगी। उन्हें लगा शायद दिनेश कुछ बोलेगा, लेकिन वह चुपचाप नाश्ता करता रहा। धीरे से शांति जी बोली, बेटा, मैं बहुत थोड़ा ही तेल डालती हूँ, जितना तुम कहती हो। अब अगर उससे में भी ज्यादा लगता है तो बिना तेल के खाना कैसे बनाऊं? रागिनी झुंझला कर बोली, माँ जी, आपको तो बस बहाने चाहिए, आपसे कुछ ठीक से होता नहीं है। तभी दिनेश बोला, सुबह सुबह तुम दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। कम से कम मुझे शांति से ऑफिस तो जाने दिया करो। फिर माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, अगर कम तेल डालने को कह रही है तो थोड़ा और कम कर दिया करो ना। हर रोज सुबह ड्रामा शुरू हो जाता है। इतना कहकर दिनेश उठ गया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे रह गई शांति जी, खामोश और पहले से भी ज्यादा टूटी हुई। यह शांति जी की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह आंख खुलते ही घर का काम शुरू हो जाता था। पूरे घर की सफाई, पोते और बेटे का लंच बॉक्स तैयार करना और फिर दिन भर का अंतहीन काम। कहने को घर में नौकर था, लेकिन वह उतना ही काम करता था जितना रागिनी उसे कह देती थी। इसके अलावा घर का सारा बोझ शांति जी के कंधों पर था। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि दिनेश, उनका अपना बेटा, कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कहता था कि मेरी माँ से इतना काम क्यों करवाती हो, या मेरी माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे घर का काम मत करवाओ।
दिनेश चुपचाप सब देखता रहता था, अपनी माँ को काम में झुका हुआ, थकी हुई आंखों के साथ। और चुप्पी शांति जी को हर दिन अंदर से तोड़ती चली जाती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन अखिलेश जी अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार, बदन में असहनीय दर्द। शांति जी घबरा गईं। कांपते हाथों से उन्होंने बेटे दिनेश को फोन किया। दिनेश उस समय ऑफिस में था। फोन की स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसने फोन साइड में रख दिया, साइलेंट पर। शांति जी ने फिर कॉल किया, एक बार, दो बार, कई बार। आखिरकार दिनेश ने झुंझलाकर फोन उठा लिया और गुस्से में बोला, मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, आपकी तरह घर में आराम से बैठा नहीं रहता। इतनी बार कॉल क्यों कर रही हैं? दिनेश की आवाज़ सुनकर शांति जी डर गईं। दबी हुई आवाज़ में बोली, बेटा, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब लग रही है। तेज बुखार है, पूरे शरीर में दर्द है। तू आ जाता तो अस्पताल दिखा देते, या किसी डॉक्टर को फोन कर दे जो घर आकर देख जाए। दिनेश ने बेरुखी से जवाब दिया, घर में पैरासीटामोल होगी, रागनी से लेकर दे दीजिए। इतनी छोटी बात के लिए अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? फिर झल्लाकर बोला, फालतू के 2-4 हजार खर्च हो जाएंगे। आप लोगों को तो बस पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। इतना कहकर दिनेश ने फोन काट दिया। शांति जी हाथ में फोन लिए कुछ पल खड़ी रहीं, आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल, क्या बीमार पिता से ज्यादा जरूरी अब पैसे हो गए थे? अखिलेश जी ने शांति जी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो धीरे से पूछ लिया, क्या कहा है दिनेश ने? आ रहा है ना? शांति जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे वे किसी मीटिंग के लिए शहर से थोड़ा बाहर गया है, 2-4 घंटे या शायद 6 घंटे लग जाएंगे। तब तक घर में ही रागनी से पैरासीटामोल लेकर दे देती हूँ, आराम हो जाएगा। बेचारा काम में फंसा हुआ है। इतना कहकर शांति जी रागनी के पास दवा लेने चली गईं, लेकिन अखिलेश जी सब समझ गए थे। शांति जी की नजरें झुकी हुई थी, आवाज में बनावट थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर इतना समझ गए थे कि दिनेश ने अस्पताल ले जाने से मना कर दिया होगा। दूसरी तरफ शांति जी रागिनी के पास पहुंची और बोली, बेटा, जरा पैरासीटामोल दे देना, बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रागिनी चौंकते हुए बोली, मेरे पास पैरासीटामोल नहीं है। बाबूजी की तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या हुआ उन्हें? शांति जी ने धीरे से कहा, बुखार चढ़ गया है बेटा, और शरीर में बहुत दर्द है। दिनेश को फोन किया था, उसने कहा है तुम्हारे पास पैरासीटामोल होगी, वही दे दो। शांति जी की बात सुनते ही रागिनी गुस्से से चिल्लाई, आपने मेरे दिनेश को कॉल क्यों किया? रागिनी गुस्से में बोली, आप पहले भी तो मुझसे पैरासीटामोल मांग सकती थी। आप जानबूझकर मेरे दिनेश को कॉल करके यह जताना चाहती हैं कि मैं बाबूजी का ध्यान नहीं रखती हूँ। फिर ताना मारते हुए बोली, आप तो बस हम पति पत्नी के बीच झगड़ा करवाने का काम करती हैं। शांति जी घबरा गईं, दबी हुई आवाज में बोली, नहीं बहू, मैं झगड़ा क्यों करवाने लगी? मैं तो बस यह सोच रही थी कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है तो दिनेश उन्हें अस्पताल ले जाता। यह सुनते ही रागिनी और भड़क गई। हाँ, जैसे घर में पैसों का पेड़ लगा है। बुखार चढ़ने पर कौन अस्पताल लेकर जाता है? पैसे खर्च करवाने में तो आपको बहुत मजा आता है। शांति जी की आंखें भर आई, धीरे से बोली, बहू, अपने पिता को अस्पताल ले जाने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? कौन सा मैं रोज अस्पताल ले जाने की बात कर रही हूँ? रागिनी ने रूखे स्वर में कहा, माँ जी, आप कुछ मत बोलिए तो ज्यादा ही अच्छा है। इतना कहकर वह उठी, दवा की स्ट्रिप से एक पैरासीटामोल निकाली और शांति जी की तरफ बढ़ा दी। फिर बिना अपने ससुर को देखे, बिना सास की कोई मदद किए मोबाइल में रील्स देखने बैठ गई। शांति जी चुपचाप पैरासीटामोल की गोली लेकर अखिलेश जी के पास पहुंची, दवा खिलाई और फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके माथे पर रखने लगी ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। करीब आधे घंटे बाद अखिलेश जी को कुछ आराम महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद हो गई और वह सो गए। शांति जी पास ही बैठी रहीं, बिना थके, बिना शिकायत किए, जैसे यही उनका जीवन बन चुका हो। शाम को जब दिनेश ऑफिस से घर पहुंचा तो सीधे डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। ना उसने अखिलेश जी से यह पूछा कि बाबूजी, आपकी तबीयत अब और ना ही माँ से यह जानना जरूरी समझा कि पापा को कुछ आराम मिला या नहीं। यह सब देखकर शांति जी का दिल भीतर ही भीतर रो पड़ा। माँ होकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहीं। डिनर के बाद
शांति जी एक गर्म गिलास दूध लेकर अखिलेश जी के कमरे में गईं। नरमी से बोली, ये दूध पी लीजिए, शायद इससे थोड़ा और आराम मिल जाए। अखिलेश जी ने दूध लिया, कुछ नहीं बोले, दोनों चुपचाप लेट गए। सुबह हुई। आज का दिन थोड़ा अलग था। दिनेश ने बताया था कि उसके ऑफिस के कुछ दोस्त आज घर पर लंच के लिए आ रहे हैं। उनकी पत्नियां भी साथ होंगी। कुल मिलाकर 3 दोस्त और उनकी बीवियां। खाने की पूरी जिम्मेदारी दिनेश ने अपनी माँ पर डाल दी। रूखे लहजे में बोला, माँ, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट काम चाहिए, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरे बहुत अच्छे और बड़े घर के दोस्त हैं। फिर एक पल रुक कर बोला, और हाँ, बाबूजी से कह दीजिएगा कि अपने कमरे से बाहर ना निकले। उनकी जो आदतें हैं ना, वो मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएंगी, इसलिए फालतू का ज्ञान देने के लिए कमरे से बाहर ना आए। इतना कहकर दिनेश ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे रह गई शांति जी की दिल में चोट लिए, आंखों में नमी, और यह सोचते हुए कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी, आज उसी बेटे को अपने पिता की मौजूदगी शर्म लगने लगी थी। शांति जी पूरा दिन घर के काम में लगी रहीं। रागिनी ने ना तो किसी काम में हाथ बटाया, ना ही यह देखने आई कि क्या बन रहा है। बस बीच बीच में ताना मारती रहीं, माँ जी सब कुछ अच्छे से करिएगा, कल दिनेश की बेइज्जती मत करवा दीजिएगा। फिर एक और वार किया, और हाँ, ढंग के कपड़े पहन लीजिएगा, नहीं तो लोगों को बताते हुए शर्म आएगी कि आप दिनेश की माँ हैं। रागिनी की हर बात शांति जी के दिल पर चोट कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप उसी तरह सारा काम करती रहीं। दोपहर होते होते दिनेश भी घर आ चुका था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त और उनकी पत्नियां भी पहुंच गईं। शांति जी ने सब कुछ सलीके से डाइनिंग टेबल पर लंच लगा दिया था, जैसे हर रोज अपने दुखों को खामोशी से सजा देती थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। खाना परोसा जा चुका था। दिनेश के दोस्त और उनकी पत्नियां हर एक चीज की तारीफ करते जा रहे थे। बहुत स्वादिष्ट खाना है, घर जैसा सुकून मिल गया। इतना बढ़िया खाना आजकल कहाँ मिलता है। तभी एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे ये सब खाना किसने बनाया है। दिनेश कुछ बोलता उससे पहले ही रागिनी बोल पड़ी हंसते हुए, बिल्कुल समान अंदाज में। उसने कहा, अरे ये सब काम हमारे घर की माँ जी करती हैं, हम इन्हें माँ जी कहते हैं। ये हमारी दूर की रिश्तेदार दारी है, बेचारी बहुत गरीब और बेसहारा थी, तो हमने इन्हें घर में रख लिया। घर का सारा काम यही करती हैं और खाना भी यही बनाती हैं। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दिनेश ने कुछ नहीं कहा, ना उसने रागिनी को रोका, ना सच बताया, चुपचाप बैठा रहा, जैसे इस झूठ में उसकी भी रजामंदी हो। एक दोस्त की पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। यह सुनकर शांति जी का दिल जैसे अंदर ही अंदर फट गया। उन्हें लगा किसी ने उनके सीने में सीधे चाकू घोंप दिया हो। जिस औरत ने दिनेश को जन्म दिया, जिसने उसे पाला पोस कर बड़ा किया, आज उसी औरत को उसकी बहू दूर की रिश्तेदार बता रही थी। रागिनी को उन्हें सास या दिनेश की माँ कहने में शर्म आ रही थी। शांति जी ने कुछ नहीं कहा, नजरें झुका ली, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी वक्त अखिलेश जी अपने कमरे से बाहर निकले। वे किसी काम से उठे थे और ठीक उसी समय रागिनी की बात उनके कानों में पड़ी। हर शब्द उन्होंने साफ सुना। अखिलेश जी का चेहरा लाल हो गया, आंखों में गुस्सा और अपमान दोनों थे। वे जोर से बोले, जिस औरत को तुम किसी और की माँ बता रही हो ना, वह दिनेश की माँ है और मेरी पत्नी। पूरा टेबल सन्न रह गया। अखिलेश जी ने आगे कहा, यह घर उसका है और इस घर की असली मालकिन वही है, और तुम कह रही हो कि तुमने इसे सहारा दिया है। उनकी आवाज़ कांप रही थी, गुस्से से भी और दर्द से भी। दिनेश के दोस्त और उनकी पत्नियां एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। एक दोस्त उठकर बोला, यार दिनेश, तुझे अपनी पत्नी को ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है। दूसरा दोस्त बोला, एक तो इतनी उम्र में उनसे पूरा घर का काम करवाते हो, ऊपर से ये कहना कि ये किसी और की माँ है। हम में तो तू अच्छा इंसान लगा था। दोस्तों की पत्नियां भी बोल पड़ी, रागिनी, हम भी अपनी सास से कभी कभी लड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह की बेइज्जती हम सोच भी नहीं सकते। घर में झगड़े होते हैं, पर सास को नौकर या बेसहारा बताना ये बहुत गलत है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो तुमने आज कहा। हम तो तुम्हें पढ़ी लिखी और समझदार समझते थे, पर तुम दोनों तो बिल्कुल अलग ही निकले।
इतना कहकर दिनेश के दोस्त और उनकी पत्नियां लंच अधूरा छोड़कर उठ गए और बिना कुछ और कहे घर से चले गए। दरवाजा बंद होते ही दिनेश गुस्से से पागल हो गया। आज उसके दोस्तों के सामने उसकी और उसकी पत्नी की सरेआम बेइज्जती हो चुकी थी। उसका चेहरा तमतमा रहा था और उसके भीतर तूफान उठ चुका था। दिनेश गुस्से से कांपता हुआ बोला, बाबूजी, आज आपने हद पार कर दी। मैंने पहले ही कह दिया था कि इन्हें कमरे से बाहर मत आने देना। आपने मेरी बात नहीं मानी और आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी और मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती कर दी। अखिलेश जी की आंखों में आग थी। वे भारी आवाज में बोले, और जो तूने मेरी पत्नी की बेइज्जती की, अपनी माँ की बेइज्जती, वो सब सही था। उन्होंने आगे कहा, जिस औरत ने तुझे जन्म दिया, जिसने अपनी जिंदगी तुझ पर वार दी, उसी को तू किसी और की माँ बताता है, नौकर समझ कर रखा है। उसे अखिलेश जी का गला भर आया। मैं अब तक सब सहता रहा क्योंकि शांति हर बार मुझे रोक लेती थी, कहती थी बेटा है समझ जाएगा, लेकिन अब नहीं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मैं अपनी बीवी को घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। इतना बड़ा घर, इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बनाई और आज उसी घर में मेरी पत्नी नौकरों की तरह काम कर रही है और ऊपर से उसे पराया कहा जा रहा है। अखिलेश जी की आवाज सख्त हो गई, अब बहुत हो चुका। तू अपनी पत्नी को लेकर इस घर से निकल जा। दिनेश ठहाका मारकर हंसा, मैं क्यों निकलूं पापा? आप अपनी पत्नी को लेकर निकल जाइए। यह सुनकर अखिलेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घर मेरा है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। दिनेश फिर हंसा, कभी था पापा, अब ये घर मेरा है। अखिलेश जी सन्न रह गए, क्या मतलब? ये घर मेरे नाम था, मैंने कभी तेरे नाम किया ही नहीं। दिनेश बेपरवाही से बोला, आपको याद है ना, 2 साल पहले आपने कुछ कागजों पर साइन किए थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, उन कागजों में एक ये भी था कि आप ये घर और पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। अब आपके नाम कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही अखिलेश जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। वे लड़खड़ा गए और पास रखी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। शांति जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही बेटा उन्हें इस तरह धोखा दे रहा था। रोते हुए शांति जी बोली, बेटा, तू तो हमारा इकलौता बेटा था, सब कुछ तो तेरा ही था, फिर तू हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? दिनेश बिना किसी भावना के साथ बोला, मुझे पता था कि यह सब कुछ मेरा ही है, पर कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं था। उसने बेरुखी से कहा, आप लोग कब भगवान के पास चले जाएंगे? मैं कब तक इंतजार करता? इससे लिए मैंने 2 साल पहले ही सब कुछ अपने नाम कर लिया, बस आपको बताया नहीं। फिर गुस्से में बोला, अब हद हो चुकी है। तभी रागिनी भी चिल्लाई, हाँ अब बहुत हो गया। उसने अखिलेश जी और शांति जी की तरफ देखते हुए कहा, आज इन्हीं की वजह से मेरी सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। दोस्तों की पत्नियों ने मुझे कैसे कैसे ताने मारे हैं, पता नहीं वे लोग अब हमारे बारे में किस किस को क्या क्या बताएंगे। लोगों के सामने हम दोनों की कितनी बेइज्जती हो गई। उसने जहर उगलते हुए कहा, अब ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर रागिनी कमरे में गई। अखिलेश जी और शांति जी के कपड़े एक एक सूटकेस में ठूस दिए और सूटकेस उठाए घर के बाहर फेंक दिए। गुस्से में चिल्लाई, अपने कपड़े उठाओ और घर से बाहर निकलो। शांति जी कांपते हुए बोली, बेटा, इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? उनकी आवाज में माँ की बेबसी थी, पत्नी का दर्द था और एक टूटे हुए इंसान की चीख थी। लेकिन उस घर में अब किसी के पास उस चीख को सुनने का दिल नहीं बचा था। दिनेश ठंडे और बेरहम स्वर में बोला, जहाँ जाना है वहीं जाइए। आपको मेरी बेइज्जती करने से पहले यह सब सोचना चाहिए था। अब मैं आप दोनों को इस घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने अखिलेश जी और शांति जी के सामने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सीधे अखिलेश जी के दिल पर लगी। वे और शांति जी वहीं बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। शाम की धूप धीरे धीरे ढलने लगी। करीब 2 घंटे तक दोनों वहीं बैठे रहे, इस उम्मीद में कि शायद बेटे या बहू का दिल पिघल जाए। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, न दरवाजा खुला, न किसी ने झांक कर देखा। उधर राहुल सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन एक बार बुदबुदाया, मम्मी, दादी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
रागिनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारे दादा दादी किसी काम के नहीं हैं, न उनके पास पैसा न कुछ कर पाते हैं, हम दोनों पर बोझ हैं। फिर कठोरता से बोली, तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अब हम उन्हें घर में नहीं रखेंगे, जहाँ जाना है जाए। राहुल चुपचाप हो गया, वह सब समझ रहा था। वह इतना छोटा भी नहीं था कि यह न समझ सके कि उसके माँ पापा क्या कर रहे हैं। उसे याद था कि दादा उसे कैसे गोद में उठाते थे और दादी कैसे प्यार से खाना खिलाती थी। बाहर जब अखिलेश जी और शांति जी को यह यकीन हो गया कि अब दरवाजा नहीं खुलेगा, तो अखिलेश जी ने धीरे से अपनी जेब टटोली। जेब में कुल मिलाकर सिर्फ 100 रुपए थे। इतने पैसों से अब किया भी क्या जा सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक ऑटो रोका। ऑटो वाले को 100 रुपए पकड़ाते हुए एक पता बताया। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद ऑटो वाला उन्हें उस पते पर ले गया। वह जगह एक वृद्धाश्रम थी। ऑटो रुकते ही अखिलेश जी और शांति जी धीरे धीरे नीचे उतरे। एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े थे। न घर था, न बेटा, न सहारा, बस एक दूसरे का साथ था और टूटे हुए दिल। और वहीं उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। ऑटो के जाते ही अखिलेश जी और शांति जी कुछ पल वहीं खड़े रह गए। सामने एक पुरानी सी इमारत थी, न कोई अपनापन, न कोई पहचान, बस एक बोर्ड लगा था, वृद्धा आश्रम। शांति जी ने कांपते हाथों से अखिलेश जी की बाजू पकड़ ली। आंखों में आंसू थे पर ओंठ खामोश। अखिलेश जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोले, चलो शांति, यहीं से अब जिंदगी फिर शुरू करनी होगी। आश्रम के अंदर एक बुजुर्ग कर्मचारी मिला। उसने नाम पूछा, कागजों में दर्ज किया और बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें एक कमरे की तरफ ले गया। कमरा छोटा था, 2 लोहे के पलंग, एक पुरानी मेज और दीवार पर जमी उदासी। शांति जी ने पलंग पर बैठते ही नजरें झुका ली। उनकी गोद में आज कोई बच्चा नहीं था, कोई लंच बॉक्स नहीं था, कोई काम की आवाज नहीं थी, बस एक सन्नाटा। थोड़ी देर बाद आश्रम की एक महिला उनके लिए चाय लेकर आई। शांति जी ने कप पकड़ा पर हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कप रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। अखिलेश जी वह सिसकती हुई बोली, हमने अपने बेटे में कहाँ कमी छोड़ दी थी? क्या हमने उसे इंसान बनाना नहीं सिखाया? अखिलेश जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने शांति जी का हाथ थाम लिया। भारी आवाज में बोले, नहीं शांति, कमी हमारी परवरिश में नहीं थी, कमी उसकी नीयत में थी। थोड़ी देर बाद डिनर का समय हुआ। एक साधारण सा खाना, दाल, रोटी और सब्जी। शांति जी ने थाली देखी और पहली बार महसूस किया कि आज उन्होंने खाना नहीं बनाया, आज वे बस खाने वाली थी। खाना खाते समय शांति जी की आंखों के सामने दिनेश का चेहरा आ रहा था। बचपन का दिनेश जो माँ की गोद में सो जाया करता था। रात हुई, लाइट बंद कर दी गई। शांति जी पलंग पर लेटी रहीं। नींद नहीं आई, आंखों से आंसू तकिए को भिगोते रहे। अखिलेश जी भी चुपचाप छत को देखते रहे। उन्होंने धीमे से कहा, शांति, आज हमारा पहला दिन है यहाँ। पता नहीं जिंदगी हमें और क्या क्या दिखाएगी। शांति जी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बस इतना चाहती हूँ, मरने से पहले एक बार दिनेश को पछताते हुए देख लूं। बाहर आश्रम का सन्नाटा था। अंदर दो टूटे हुए दिल और वृद्धाश्रम में उनकी जिंदगी का पहला दिन खत्म हो गया बिना किसी अपने के। लेकिन एक दूसरे के साथ दिन बीतते गए। धीरे धीरे अखिलेश जी और शांति जी का वृद्धाश्रम में मन लगने लगा था। वहाँ उन्हें अपनी उम्र के लोग मिले, अपना सा दर्द मिला और बात करने के लिए कोई अपना सा साथ भी। लेकिन शांति जी का दिल अक्सर एक ही नाम पर आकर रुक जाता था, राहुल। उन्हें अपने पोते की बहुत याद आती थी। कभी उसकी हंसी, कभी स्कूल जाते समय दादी को बाय कहकर भागता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ जाता। घर का हाल धीरे धीरे बदलने लगा था। अब घर का सारा काम रागिनी को ही करना पड़ता था। सुबह उठकर राहुल का टिफिन, दिनेश का नाश्ता और ऑफिस के लिए लंच बॉक्स, सब कुछ अब उसी को देखना पड़ता था। पहले वह चैन से सोया करती थी, अब सुबह की पहली किरण के साथ काम की चिंता उसकी नींद तोड़ देती थी। कभी नमक ज़्यादा हो जाता, कभी सब्जी जल जाती, तो कभी नाश्ता ही समय पर नहीं बन पाता। और तब उसे शांति जी की याद आने लगी। वह समझने लगी कि जब शांति जी घर में थी तो घर कैसे बिना शोर के चल जाता था। अब रागिनी को धीरे धीरे अपनी सास की
अहमियत समझ आने लग गई थी। राहुल भी अपने दादा दादी को बहुत याद करता था, कभी खाने की प्लेट देखते हुए तो कभी होमवर्क करते समय वह चुप हो जाता। उसकी आंखों में एक सवाल होता, दादी कहाँ चली गई। दिनेश के दिल में भी अब खालीपन घर करने लगा था। शांति जी के रहते उसे सब कुछ समय पर मिलता था, गर्म नाश्ता, ठीक से रखा हुआ टिफिन और घर जैसा स्वाद। अब कभी कभी नाश्ता नहीं मिलता तो कभी लंच बॉक्स ही छूट जाता। कई बार दिनेश बिना टिफिन लिए ऑफिस चला जाता और उसी बात को लेकर अब दिनेश और रागनी के बीच झगड़े बढ़ने लग गए थे। छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ जाती और घर में वही हल्ला फिर से गूंजने लगा। लेकिन अब शांति जी की खामोशी नहीं थी जो सब संभाल ले। अब घर में सब कुछ, मकान, पैसा और लोग, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी शांति। दिनेश और रागनी अब आपस में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन घर के हर कोने में शांति जी और अखिलेश जी की कमी उन्हें पल पल खलने लगी थी। घर वही था, कमरे वही थे, लेकिन वह अपनापन, वह सुकून, वह व्यवस्था सब जैसे कहीं खो गया था। रागनी को अब अपनी सास की अहमियत समझ में आने लगी थी। उसे हर वक्त यह एहसास चुभने लगा कि उसने कभी शांति जी को समझने की कोशिश नहीं की। शांति जी ने उसके घर को संभाल कर रखा था, बिना शिकायत, बिना थके। उन्होंने रागनी को बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन रागनी कभी उन्हें माँ का हक नहीं दे पाई। अब जब सारा बोझ उसी के कंधों पर था तो उसे समझ में आने लगा कि शांति जी कितनी चुपचाप सब कुछ संभाल लेती थी। दिनेश का हाल भी कुछ अलग नहीं था। अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि घर में माँ बाप का होना कितना जरूरी होता है। जिस घर में माँ बाप नहीं होते उस घर में रौनक भी चली जाती है और बरकत भी। दिनेश अब अपने माँ बाप के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। शांति जी और अखिलेश जी कहाँ गए यह किसी को नहीं पता था। उन्होंने कुछ बताया नहीं था और दिनेश ने कभी पूछा भी नहीं था। न उनके पास कोई फोन था, न कोई सहारा। और अब दिनेश के पास सिर्फ पछतावा था। उसे रह रह कर अपनी माँ और पापा की बहुत याद आने लगी थी, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। एक रात सब लोग डिनर कर रहे थे। खाना खाते खाते अचानक राहुल ने पूछा, पापा आपके पास कितना पैसा है। दिनेश ने हैरानी से कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा। राहुल बोला, ऐसे ही। आपके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है। दिनेश ने गर्व से कहा, मेरे पास बहुत पैसा है बेटा, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है। राहुल ने बिना हंसे बिना डरे सीधी बात कह दी, पापा मेरे नाम कुछ भी मत करिएगा। अपनी प्रॉपर्टी और अपना पैसा अपने ही नाम रखिएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पूरी कहानी जानने और हर सच को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि यह कहानी कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। दिनेश चौंक गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। राहुल ने जो कहा उसने दिनेश और रागनी दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। राहुल बोला, जैसे दादा दादी का सब कुछ आपका ही था, फिर भी आपने सब अपने नाम कर लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसने आगे कहा, अगर आपने सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आप दोनों को घर से बाहर कर दूंगा। इसलिए अपने पैसे बचा कर रखिएगा, क्योंकि मैं भी वही करूंगा जो आपने अपने दादा दादी के साथ किया है। राहुल की बात सुनकर दिनेश और रागनी जैसे पत्थर के हो गए। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी आत्मा को नंगा कर दिया हो। अब उन्हें अपने किए का असली मतलब समझ में आ गया था। उन्हें एहसास हो गया क्योंकि कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने पाप किया था और इस पाप की कोई माफी नहीं होती है। अगर एक बेटे की नज़र में माँ बाप की इज्जत ही न रह जाए तो उस इंसान के जीने का क्या मतलब। अब ना उसके पास माँ बाप थे और ना ही बेटे की नज़रों में कोई सम्मान बचा था। उस रात रागनी और दिनेश अंदर तक टूट चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, पैसा, घर, प्रॉपर्टी, लेकिन माँ बाप खो दिए जाएं तो फिर कुछ भी नहीं बचता।
उस रात न दिनेश की आंखों में नींद थी, न रागिनी की आंखों में चैन। राहुल की बातों ने उनकी अंतरात्मा को झंझोर कर रख दिया था। बार बार वही शब्द कानों में गूंज रहे, मैं भी वही करूंगा जो आपने दादा दादी के साथ किया। सुबह का वक्त हुआ, रागिनी उठी और बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम करने लगी। आज उसके हाथ चल रहे थे लेकिन मन बहुत भारी था। जब दिनेश ऑफिस के लिए निकलने लगा तो रागिनी अचानक उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए बोली, दिनेश कुछ भी करो, माँ और बाबूजी को वापस इस घर में ले आओ। यह घर अब घर जैसा नहीं लगता। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर माँ बाबूजी फिर से इस घर में आ जाएं, तो शायद हमारे पाप थोड़े तो कम हो जाएंगे। रागिनी की बात सुनकर दिनेश की आंखें भी भर आई। धीरे से बोला, हाँ रागिनी, तुम सही कह रही हो, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोला, लेकिन अब माँ बाबूजी को ढूंढे कहाँ? मैंने कई रिश्तेदारों को फोन किया लेकिन किसी को उनका पता नहीं है। तभी रागिनी ने एक उम्मीद भरी बात कही, हो सकता है माँ बाबूजी किसी वृद्धाश्रम में गए हों, हमें वहां जाकर खोज करनी चाहिए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम ऑफिस से आज की छुट्टी ले लो। दिनेश ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। उस दिन पहली बार दोनों ने ऑफिस और काम से पहले अपने माता पिता को जरूरी समझा। दिनेश और रागिनी शहर के अलग अलग वृद्धाश्रम में जाने लगे। एक आश्रम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। करीब 3-4 वृद्धाश्रमों में उन्होंने पूछताछ की। हर जगह एक ही जवाब मिला, यहाँ ऐसे कोई दंपति नहीं आए हैं। हर मना करने के साथ दिनेश और रागिनी का दिल और बैठता चला गया। शाम होने लगी थी। आखिरी आश्रम से निकलते समय रागिनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीमे से कहा, दिनेश अगर हमें माँ बाबूजी नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? दिनेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह एहसास हो चुका था, कर्म लौट कर आते हैं और आज उसी का सामना कर रहे थे। 5वें वृद्धा आश्रम में जैसे ही दिनेश और रागिनी पहुंचे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आश्रम के करता धरता जब अखिलेश उन्होंने नाम पूछा, अखिलेश सिंह और शांति जी, तो जवाब सुनते ही दोनों की आंखों में एक साथ चमक आ गई। वे दोनों यहीं रहते हैं, आश्रम के करता धरता ने कहा। यह सुनते ही दिनेश और रागिनी की आंखें भर आईं। जिस उम्मीद को लेकर वह सुबह से भटक रहे थे वह सच हो गई थी। करता धरता उन्हें एक छोटे से कमरे की तरफ ले गए। दरवाजा खुला। कमरे के अंदर शांति जी पलंग के पास बैठी थी और अखिलेश जी खिड़की की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहे थे। दिनेश और रागिनी ने जैसे ही अपने माँ बाप को देखा, दोनों वहीं ठिठक गए। अगले ही पल रागिनी और दिनेश फूट फूट कर रो पड़े। वे दौड़कर आगे बढ़े और एक साथ अखिलेश जी और शांति जी के पैरों में गिर पड़े। माँ बाबूजी, उनकी आवाज रोते रोते टूट रही थी। अखिलेश जी और शांति जी एकदम चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जिस बेटे और बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, आज वही उनके पैरों में पड़े रहे हैं। यह दृश्य उनके लिए किसी सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रागिनी और दिनेश रोते ही जा रहे थे, उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिनेश ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती नहीं, मैंने पाप किया है। उसकी आवाज भर आई, इस पाप की कोई माफी नहीं होती, मैं यह जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। रागिनी ने भी शांति जी के पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। रोते हुए बोली, माँ मैंने आपको कभी माँ नहीं समझा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपने मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया और मैंने आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। दिनेश ने आगे कहा, हम वादा करते हैं अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए, आपके बिना वह घर घर नहीं लगता। कमरे में कुछ पल तक सिर्फ रोने की आवाज गूंजती रही। शांति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और अखिलेश जी खामोशी से इस दृश्य को देख रहे थे। उनके दिल में दर्द भी था और कहीं न कहीं एक पिता का दिल अब भी पिघल रहा था। आज वर्षों बाद उस कमरे में फिर से माँ बाप और बेटे के बीच एक रिश्ता सांस ले रहा था।
टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह मरा नहीं था। शांति जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे दिनेश को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, बेटा मत रो, हमने तो हमेशा तुझे अपना बेटा ही माना था। शायद कहीं हमसे ही कोई कमी रह गई होगी जो तू हमें माँ बाप समझ नहीं पाया और हमें घर से निकाल दिया। उन्होंने भारी मन से कहा, शायद हमारे ही कुछ बुरे कर्म रहे होंगे जिनका फल आज हमें मिला है। यह सुनते ही दिनेश और रागिनी फिर से फूट फूट कर रोने लगे। दिनेश कांपती आवाज में बोला, नहीं माँ, गलती आपकी नहीं थी, पाप हमने किए थे। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, उस पाप के लिए हमें माफ कर दीजिए। रागिनी भी रोते हुए बोली, माँ, आपके बिना वह घर घर नहीं लगता, आप दोनों घर चलिए। तभी अखिलेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उस घर में अब कभी नहीं जा सकता। सभी चुप हो गए। अखिलेश जी ने आगे कहा, जिस घर में तुमने मेरी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिस घर से तुमने हमें बाहर निकाल दिया और धोखे से मेरा घर अपने नाम कर लिया, वह घर अब मेरा नहीं रहा। दिनेश यह सुनकर अखिलेश जी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबूजी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक बार मुझे मौका दे दीजिए। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, आपको आपके पोते राहुल की कसम, आप दोनों घर चलिए। राहुल का नाम सुनते ही अखिलेश जी और शांति जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में प्यार झलक आया। अपने पोते के लिए उनका दिल कमजोर पड़ गया। राहुल की कसम के आगे अखिलेश जी और शांति जी झुक गए। आखिरकार वे दोनों दिनेश और रागिनी के साथ घर लौट आए। जैसे ही अखिलेश जी और शांति जी घर के अंदर पहुंचे, राहुल ने उन्हें देख लिया और वह खुशी से चिल्लाया, दादा दादी, और दौड़कर सीधे उनके गले लग गया। आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस करता था, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। शांति जी ने राहुल को सीने से लगाकर कहा, मेरा बच्चा, मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी। अखिलेश जी ने राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो मेरा चैंपियन है, हमने भी तुझे बहुत याद किया है। उस पल घर में भी फिर से अपनापन लौट आया था। देर से ही सही, लेकिन सच्चे एहसास के साथ रात को सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरों में सो गए थे। घर में काफी दिनों बाद एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि सुकून भरा था। सुबह हुई। उस दिन शांति जी के उठने से पहले ही रागिनी उठ चुकी थी। पहली बार बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ताने के उसने घर का सारा काम खुद किया। फिर उसने चाय बनाई, 2 कप, 1 कप शांति जी के लिए, 1 कप अखिलेश जी के लिए। धीरे से वह शांति जी के कमरे तक पहुंची, दरवाजा खटखटाया और नम्र आवाज में बोली, माँ, बाबूजी, आप लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। माँ शब्द सुनते ही शांति जी की आंखें भर आईं। बरसों बाद किसी ने उन्हें इस घर में माँ कहकर पुकारा था। अखिलेश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, वह मुस्कान जो लंबे समय से उनके चेहरे से गायब थी। शांति जी ने भावुक होकर कहा, बहू, तूने चाय क्यों बनाई है, मैं बना देती। रागिनी की आंखें झुक गई, धीमी लेकिन सच्ची आवाज में कहा, बोली, माँ जी, मैंने अब तक बहुत गलतियां की हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, मुझे बस एक मौका दीजिए। फिर उसने दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए। अब इस घर के सारे काम मैं करूँगी, आप और बाबूजी बस आराम से रहिए। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस घर में आपकी मौजूदगी ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। यही वो शब्द थे जो शांति जी और अखिलेश जी बरसों से सुनना चाहते थे। आज किस्मत ने उन्हें वह पल लौटा दिया था। शांति जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अखिलेश जी ने मन ही मन कहा, शायद हमारे कर्मों का हिसाब आज पूरा हो गया है। आज उन्हें लगा कि उनके अच्छे कर्मों का फल आखिरकार उन्हें मिल ही गया। अब वह घर फिर से घर बन चुका था। उस घर में अब न किसी की बेइज्जती होती थी, न किसी का अपमान। वहाँ बस शांति थी, सुकून था और एक दूसरे को समझने वाला परिवार था। अब उस घर को लोग परफेक्ट घर कहने लगे थे, जहाँ माँ बाप का सम्मान था, बच्चों में संस्कार थे और हर रिश्ते में इज्जत और अपनापन था। और यही कहानी की सबसे बड़ी सीख थी, जिस घर में माँ बाप की कदर होती है वही ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और
कहानी अच्छी लगी हो तो अपने खास लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा।